मेरे पूरे जिस्म पर एलर्जी हो गई। डॉक्टर ने एक दवाई दी जिसे पूरे जिस्म पर लगानी थी। शाम होते ही ससुर अपना मोबाइल मेरे कमरे में चार्जिंग पर लगा कर जाते और अगले दिन छत पर बैठकर घंटों मोबाइल पर कुछ देखते रहते। ससुर की हरकतें भी अजीब हो गई। एक रात जैसे ही ससुर मोबाइल चार्जिंग पर लगा कर गए तो मैं शर्म से पानी पानी हो गई। मोबाइल में तो मेरे जिस्म पर एलर्जी हो गई थी। डॉक्टर ने मुझे जिस्म पर लगाने के लिए दवाई दी थी जिसे पूरे जिस्म पर लगाना था। अजीब बात ये थी कि मैं जब से दवाई लगाना शुरू की थी तब से ही ससुर अपना मोबाइल मेरे कमरे में चार्जिंग पर लगा कर जाते। एक रोज़ जब ससुर मोबाइल चार्जिंग पर लगाने मेरे कमरे में आए तो मैं तब अलमारी के अंदर से कपड़े निकाल रही थी। दरवाजे पर आवाज़ हुई तो मैंने अलमारी से बाहर झांक कर देखा तो ससुर मोबाइल और चार्जर लेकर स्विच के पास खड़े उस मोबाइल को चार्जिंग पर लगा रहे थे। मैंने पूछा, अब आपके कमरे के तारों में कोई मसला हो गया है? तो एक लम्हे को उन्होंने मुझे देखा। उनके चेहरे का रंग एकदम फीका पड़ गया और वे गुस्से से बोले कि जो काम कर रही हो उसे खामोशी से करो, सवाल जवाब करने की ज़रूरत नहीं है। ससुर का इतना सख्त लहजा देखकर मैं हैरान रह गई और मैंने कुछ नहीं कहा। मैं अपने काम में मसरूफ़ हो गई। ससुर मोबाइल चार्जिंग पर लगा कर जा चुके थे। मैंने कपड़े समेट कर एक जोड़ा निकाल लिया और बाथरूम चली गई। कपड़े बदल कर मैं कमरे से बाहर निकली तो बाहर से ससुर की चाय की आवाज़ आई। मैंने बाल बांधे और गहरी सांस लेकर कमरे से बाहर निकलकर सीधा किचन में आ गई और पति के लिए, सास ससुर के लिए चाय चढ़ाकर बाकी के बर्तन धोकर अपनी जगह पर रख दिए। ससुर का चंद लम्हे पहला वाला रवैया अंदर ही अंदर मुझे तकलीफ दे रहा था, लेकिन मैं चुप करके वहीं खड़ी होकर चाय बनाती रही और फिर चाय कपों में डालकर बाहर लॉन में ही ले गई। चाय सबको देकर मैं भी वही कुर्सी पर बैठ गई, लेकिन चंद लम्हों बाद ही मुझे हैरत का झटका लगा। वाह बेटा, चाय तो बहुत खूब बनाई है तुमने, मज़ा आ गया। भाई बच्ची के हाथ में खूब जायका है। ससुर की इस तारीफ पर हैरान थी क्योंकि अभी चंद लम्हे पहले तो मुझे इतना सुना रहे थे और अब अचानक इतनी तारीफ। मुझे ये बात थोड़ी अजीब महसूस हुई, लेकिन मैं मुस्कुरा दी और खुद भी चाय पीना शुरू कर दिया। चाय से फारिग होकर सब अपने अपने कमरों में सोने के लिए चले गए। मैं भी कुर्सियां एक तरफ करती कमरे में आई और सोफे पर बैठ गई क्योंकि एलर्जी की तकलीफ की वजह से मेरे लिए सोना बहुत मुश्किल हो गया। सोफे पर बैठे बैठे मैंने ससुर का मोबाइल चार्जिंग पर लगा देखा तो सोचने लगी। सारी बातें ससुर के रवैये से जुड़ गई थी। ससुर के बदलते अंदाज कहीं ना कहीं मुझे शक में बदलने लगे। शाम को ससुर का चाय के वक्त तारीफ करना, यह सब इसी वजह से तो नहीं हो रहा? कहीं ससुर की तारीफ का मकसद ये तो नहीं कि मैं उनकी शिकायत पति से ना करूं कि उन्होंने आज शाम को मुझसे कैसे बात की है? हाँ, यही बात हो सकती है। कोई बात नहीं, बड़े हैं, मेरे पति के माँ बाप हैं, मुझे नज़रअंदाज कर देना चाहिए। होता है कभी कभी मैं खुद को ही एक तरह से समझा रही थी क्योंकि मेरा ये हाल था कि मेरी एक सोच शक के दायरे में थी तो दूसरी सोच उनके बाहर लिहाज के दायरे में है। एक लंबी सांस लेकर मैंने खुद को सुकून किया और वहीं सोफे से टेक लगा कर आंखें बंद कर ली, लेकिन मेरा जहन अभी भी वो सब सोच रहा था। एक ख्याल में उठी और मेज़ तक आई। अभी मैंने मोबाइल की तरफ हाथ ही बढ़ाया कि बाहर से बर्तन गिरने की आवाज़ आई। मेरा दिल तो जैसे उछलकर हलक तक आया। मैंने फ़ौरन मोबाइल से हाथ दूर करते पति को देखा तो वे भी आँख मलता उठकर बैठ चुका था और अब मुझे ही देख रहा था। तुम उठकर देखना कि बाहर कौन है। मुझे डर लग रहा था। मैं अभी तक खड़ी खौफ की नज़रों से उसे देख रही थी। मेरी आवाज़ में डर महसूस हो रहा था। वह बिस्तर से उतरे और कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकले। थोड़ी देर बाद पति हाथ में मोबाइल की टॉर्च जलाए कमरे में आए और दरवाज़ा बंद करते बोले कि बिल्ली थी बाहर, सो जाओ तुम भी आराम से। सारी नींद उस बिल्ली ने ख़राब कर दी। मैं बिना कुछ सवाल किए आकर बिस्तर पर लेट गई। मैंने तसल्ली के लिए एक बार कमरे की चटकनी को हाथ लगा कर देखा और सोफे पर आकर लेट गई। बिस्तर पर आकर सो जाओ, वहाँ नींद नहीं आएगी, पति ने कहा।
नहीं, तुम सो जाओ, मैं नहीं चाहती कि तुम्हें भी एलर्जी हो जाए, करवट लेती मैं बोली और आंखें बंद कर ली। वे भी नींद में हो चुके थे। सुबह होते ही ससुर कमरे में आए और दरवाजे पर दस्तक दी। पति काम पर जाने के लिए तैयार हो रहे थे। मैंने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला तो देखा कि ससुर सामने खड़े थे। उनके अंदाज से लग रहा था कि वे जल्दी में हैं। मुझे हटाकर वे कमरे में दाखिल हुए और अपने बेटे का हाल चाल पूछते मोबाइल चार्जिंग से उठाकर कमरे से बाहर निकल गए। मैंने हैरत से कमरे के खुले दरवाजे को देखा और फिर छत को देखा जहां ससुर जा रहे थे। इतनी सुबह कौन छत पर जाता है, पहले नाश्ता तो कर लेते। मैंने खुले दरवाजे को देखकर सोचा और नाश्ते की तैयारी करने के लिए कमरे से बाहर निकल आई। 1 घंटे में सब नाश्ता कर चुके थे, लेकिन ससुर अभी तक छत पर ही बैठे थे। माँ ने बहुत बार आवाज़ दी कि नाश्ता कर लो, लेकिन वे पिछले 1 घंटे से 5 मिनट की ही आवाज़ लगा रहे थे। पति भी अब काम पर जा चुके थे। मैंने एक बार फिर से ससुर का नाश्ता गर्म किया और सास को कहा कि माँ मैं खुद बुला कर लाती हूँ। पापा को मैं छत पर आई तो पापा को एक कोने में लकड़ी के बने तख्त पर बैठे देखा। मैं चलते चलते पापा के पास जाकर खड़ी हो गई और पापा को देखा। उन्होंने अभी तक मुझे नहीं देखा था क्योंकि उनका पूरा ध्यान मोबाइल पर था। मैंने हल्की सी खांसी की और पापा कहा तो उनके हाथ से मोबाइल गिरने से बच गया और उन्होंने मुझे उड़े हुए रंग के साथ देखा और फिर एकदम से चेहरे पर सख्त लहजा सजाए आंखों में गुस्सा लिए मुझे देखा और गुस्से के अंदाज में बोले कि तुम्हें सुकून नहीं है, जहाँ देखो वहीं घुसती चली आती हो। तुम्हारे बाप का घर नहीं है, समझी मेरा घर है। इंसान को 2 मिनट भी सुकून से अकेला नहीं छोड़ सकते। ससुर की आवाज़ कितनी ऊंची थी कि आसपास खेतों पर खेलते बच्चे भी मेरी तरफ देख रहे थे तो कभी ससुर की तरफ देख रहे थे। इतनी बेइज्जती के बाद मेरी आंखें पानी से भरने लगी। मैं वहाँ से जल्दी से पलटी और तेज़ी से जीने से भागती हुई सीधा अपने कमरे में आकर बाथरूम में घुस गई। मेरा चेहरा रोने वाला हो चुका था तो इसलिए मैंने ठंडे पानी की छींटें मारी और खुद का अक्स आईने में देखा। चंद ही दिनों में मैं ससुर के इस रवैये से तंग आ गई और वहीं खड़े खड़े मैंने भी ससुर के किसी भी काम में दखल ना देने का फैसला किया और तौलिए से चेहरा साफ करती कमरे से बाहर निकल आई। ससुर अभी तक छत पर बैठे थे और अब सास को वही नाश्ता लाने की आवाज़ लगा रहे थे, लेकिन सास कहाँ इतनी सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाती। इसलिए मैंने कहा कि माँ मैं दे आती हूँ, लेकिन माँ ने कहा कि मैं खुद चली जाती हूँ। उनका मिजाज आज कुछ ठीक नहीं लग रहा, कहीं तुझे कुछ ना सुना दे। माँ ने बात तो ठीक की थी, मुझ में अब इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं ससुर की कड़वी बातें सुनती। लोगों के घरों में सास होती है जो बहुओं को ताने मारती है और गुस्सा करती है, लेकिन यहाँ तो ससुर ही बिगड़े हुए थे। खैर मैं ऐसी बातें सोचकर वक्त ज़ाया नहीं कर सकती थी, इसलिए हर ख्याल को जहन से निकाल दिया और काम में जुट गई। थोड़ी देर बाद सास नीचे आई और खामोशी से पलंग पर बैठ गई। मैंने झाड़ू लगाते हुए सास को देखा तो वह थोड़ी सी मुस्कुरा उठी। सास जब भी मुझे देखकर मुस्कुराती तो मुझे लगता कि वे कोई गहरी बात है जो मुझसे छुपा कर बैठी हैं। मैंने भी मुस्कुरा कर सास को देखा और फिर से अपने काम में मसरूफ़ हो गई। आज तो काम खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। घर की सफाई के बाद मैंने मशीन लगाई और सारे कपड़े धोकर एक टब में डालकर छत की तरफ आई, लेकिन मेरे कदम वहीं थम से गए क्योंकि ससुर अभी तक छत पर बैठे थे। अगर फिर से मुझे छत पर देख लिया तो गुस्सा करेंगे। मैंने टब वहीं सीढ़ियों के पास रख दिया। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने ही थका हारा पति खड़ा था। बैग पति से लेकर मैंने कहा मुंह हाथ धो लीजिए और उनके पीछे पीछे ही अंदर चली गई। ये कपड़े यहाँ क्यों पड़े हैं, इसमें वज़न बहुत है, मुझसे छत पर ले जाए नहीं गए। मैंने तसल्ली में जवाब दिया तो पति ने कहा मैं कपड़े बदल कर आता हूँ और फिर तुम और मैं चलते हैं कपड़े डाल कर आते हैं। मैं सास के पास बैठकर पति का इंतज़ार करने लगी। चंद मिनटों में वे कपड़े बदल कर बाहर आए और टब उठाकर मुझे देखा। अरे बेटा पहले कुछ खा ले फिर डाल देना कपड़े, मम्मी ने उन्हें रोकते हुए कहा, लेकिन वे इनकार करते टब पकड़े ऊपर जा चुके थे।
मैं भी उनके पीछे पीछे सीढ़ियों पर चढ़ती ऊपर आई तो वहाँ सामने ससुर को देखकर चौंक गई। शाम के बजाय अब रात का अंधेरा छाने लगा, लेकिन ऊपर जाने ससुर छत पर सुबह से बैठे क्या देख रहे थे, नीचे उतरने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तो टब जमीन पर रखते हुए ससुर के पास गए और वहीं बैठ गए। मेरे पति ने ससुर के घुटने पर हाथ रखकर पुकारा तो ससुर ने चौंक कर उन्हें देखा और फिर दाएं बाएं गर्दन मोड़ने लगे। अपने चारों तरफ देखा और बोले, अरे रात हो गई, पता ही नहीं चला। ससुर ने हैरान लहजे में कहा तो मैंने और पति ने हैरानी नजरों से ससुर को देखा। आज सुबह से यहाँ बैठे हैं। अरे नहीं नहीं, थोड़ी देर पहले ही आया था। मैं क्या इतना बेवकूफ़ हूँ कि इतनी गर्मियों में छत पर बैठा रहूँगा। चलो नीचे चलकर खाना खाते हैं, ससुर ने उठते हुए कहा और जेब में मोबाइल डाल दिया। अब चले पापा, बस मैं ये कपड़े डाल कर आती हूँ, पति ने भी उठते हुए कहा और टब से कपड़े निकाल लिए। ससुर दरवाजे तक गए लेकिन फिर मुड़कर मुझे बोले कि बिटिया दवा लगा रही हो ना ठीक से? जी पापा लगा रही हूँ, मैंने हिचकिचाते हुए बोला और पति को देखा जो अपने बाप की इतनी फिक्रमंदी पर खुश हुआ, जबकि मैं तो हैरान थी। जो कि ससुर का पल पल बदलता अंदाज मुझे परेशान करने लगा। वे बेटे के सामने कुछ और कहते और वैसे इतने गुस्से करते। मैं 10 मिनट में कपड़े डाल कर नीचे आई तो सास ससुर मेज़ पर बैठे खाना सामने रखे हमारा इंतज़ार कर रहे थे। मम्मी मैं आ रही थी, आपने क्यों लगाया खाना? मैं लगा लेती, कुर्सी पर बैठते हुए मैं बोली तो माँ ने सर हिलाया और बोली कि कोई बात नहीं, सुबह से ही काम कर रही हो तुम। खाने के बाद में काम खत्म करके कमरे में आई तो ससुर भी कमरे में दाखिल हुए और मोबाइल चार्जिंग पर लगाने लग गए। मैंने खामोश नज़रों से ससुर को देखा और कपड़े निकालने लग गई। जब ससुर कमरे से बाहर गए तो मैं कपड़े लेती बाथरूम में चली गई। जब कपड़े बदल कर बाहर निकली तो ससुर के मोबाइल पर बेल बज रही थी। मैंने 1-2 बार बेल नज़रअंदाज किया कि शायद ससुर खुद आ जाएं, लेकिन ससुर नहीं आए। मैंने दरवाजे के पास खड़े होकर ससुर को आवाज़ दी तो सास बोली कि बाथरूम में हैं। मैंने वहीं खड़े खड़े कहा कि अम्मी, पापा की कॉल आ रही है, उन्हें कहें कि आकर देख लें। मेरा इतना कहना था कि ससुर घर के किसी कोने से इतनी तेज़ी से निकले और मेरे कमरे में दाखिल हुए। ससुर का अंधेधुंध कमरे में दाखिल होने की वजह से मैं उनके साथ गिरने से बच गई, क्योंकि जितनी तेज़ी से ससुर कमरे में दाखिल हुए मैं वहीं दरवाजे से चिपकी थी। अंदर आते ही ससुर ने मोबाइल पर आने वाली कॉल अटेंड की और मोबाइल कान से लगाकर मुझे घूर कर देखा। ससुर के घूर कर देखने पर मैं कमरे से बाहर निकल आई और लॉन में पड़ी कुर्सी पर बैठ गई। अंदर कमरे से ससुर की सरगोशियों की आवाज़ आ रही थी। 10 मिनट बाद ससुर कमरे से बाहर निकलते तो मैं उठकर कमरे में चली गई, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद एक बार फिर से मैंने ससुर की अजीब हरकतों के बारे में सोचना शुरू कर दिया। मैंने एक नज़र मोबाइल पर डाली और सोफे पर आकर लेट गई। पापा सारा दिन रात मोबाइल में क्या देखते रहते हैं? आखिर पापा अपने मोबाइल को इस कमरे में चार्जिंग पर क्यों लगा कर जाते हैं? और पापा का ये पल पल बदलता अंदाज भी मुझे परेशान कर रहा था। मैंने इसे जहन से निकालना चाहा, लेकिन ये सोच मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रही थी। सोच सोच कर मेरा दिमाग थकने लगा। अगली रोज़ सुबह सुबह ही कमरे में आए और मोबाइल चार्जिंग से निकाल कर छत पर ले गए। मम्मी ने पलंग पर बैठे बैठे ही पहले नाश्ता करने को कहा, लेकिन पापा 5 मिनट को कहकर छत पर जा चुके थे। पति ने भी कई बार ससुर को आवाज़ दी, लेकिन ससुर ने यही कहा कि तुम खा कर चले जाओ, मैं खा लूँगा। लेकिन अब तो पति को भी 1 घंटा हो चुका था, लेकिन ससुर अभी तक नीचे नहीं आए। थोड़ी ही देर में ससुर ने सीढ़ियों पर खड़े खड़े सास को कहा कि वे उनका नाश्ता उन्हें ऊपर ही दे कर जाएं। मुझे लगा कि ससुर का दिमाग सारा दिन धूप में बैठने की वजह से ख़राब हो गया है, जो इतनी तेज़ सूरज के पास बैठकर नाश्ता करना चाह रहे हैं। ससुर का हुक्म सुनकर सास ने मेरी तरफ देखा और गहरी सांस लेकर मुझे नाश्ते की ट्रे पकड़ाने को कहा। मैंने ट्रे पकड़ ली तो सास ट्रे लेती
घुटनों को थामे जीने पर चढ़कर ऊपर चली गई। आज भी सारा दिन ससुर छत पर ही बैठे रहे। कभी कभी मोबाइल में से अजीब सी आवाज़ आती और फिर बंद हो जाती। एक दो बार मैंने छत पर जाने की भी कोशिश की, लेकिन फिर ससुर के गुस्से का सोचकर मैं वापस नीचे आ जाती। रात को खाने के बाद जब ससुर वापस कमरे में फ़ोन चार्जिंग पर लगाने आते तो मैंने हिम्मत करके कहा कि पापा, कल इनकी छुट्टी है, अगर आप कहें तो आपके कमरे का बोर्ड ठीक करवा दूं। मेरा इतना कहना था कि पापा ने मुझे खा जाने वाली नज़रों से देखा और मेरे पति को आवाज़ दी, जो अपनी मम्मी के पास बैठे थे। पापा की बुलंद और सख्त आवाज़ सुनकर वे भागे भागे आए और मुझे देखा। ये देख तेरी बीवी मुझे क्या कह रही है। मैंने पति को देखकर नहीं में सर हिलाया और फिर ससुर को देखा। वे चेहरे पर सख्त गुस्सा लिए बेटे को ही देख रहे थे। ये देख मुझे कहती है ये मेरा घर है। मुझे कहती है बार बार मोबाइल चार्जिंग पर मत लगाया करो, बिल ज़्यादा आता है। ससुर के इल्ज़ाम सुनकर तो मेरा सर घूम कर रह गया। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मैं सच कह रही हूँ। तो क्या मेरा बाप झूठ बोल रहा है? नाफरमानी करती हो मेरे माँ बाप की। पति गुस्से में मेरा हाथ पकड़ कर बोले। मेरा सर चकरा कर रह गया। शोर की आवाज़ सुनकर सास भी कमरे में आ गई। पति गुस्से में मुझे देखते देखते दरवाजे को ठोकर मारते कमरे से बाहर निकलते चले गए। मैंने अफसोस और दुख से ससुर को देखा तो वे मुस्कुरा कर कमरे से बाहर निकल गए। ऊपर वाला जाने कि ससुर की इन सब हरकतों के पीछे क्या मकसद था और वे क्यों बात बात पर झूठ बोल रहे थे। मैंने सास को कहा कि मैं ठीक हूँ, आप आराम कीजिए, तो वे तसल्ली करती अपने कमरे में चली गई और मैं दवाई लगाने के लिए बाथरूम चली गई। मैं कपड़े बदल कर बाहर निकली तो पूरा कमरा खाली था। ससुर ने तो जो शक का बीज बोना था वो बो दिया, लेकिन अब मैं ये भी जानती थी कि उनका मेरा और पति के रिश्ते पर क्या असर पड़ने वाला था। एक लंबी सी सांस करके मैंने मोबाइल फ़ोन उठाया और पति का नंबर डायल किया। बेल जा रही थी लेकिन वे उठा नहीं रहे थे। मुझे बेहद परेशानी होने लगी। मैंने एक बार फिर से कॉल की और यूं ही लगातार कॉल करती रही तब तक जब तक उसने उठाई नहीं। कॉल उठाते ही गुस्से से बोला, क्या मसला है तुम्हारे साथ, क्यों बार बार कॉल कर रही हो? तुम्हें समझ नहीं आता एक बार मुझे तुमसे बात नहीं करनी। इससे पहले वे फ़ोन बंद करते मैं बोल उठी कि घर आ जाओ, मम्मी परेशान हैं, इतनी रात हो गई है। मेरी बात सुनते ही वे तन कर बोले, नहीं हुई परेशान मम्मी, तुम सबसे पहले मेरे माँ बाप की इज्जत करना सीखो, समझी? तुम क्या चाहती हो? माफ़ी मांगो। मैं पापा से तो माफ़ी मांग लूँगी, ठीक है, बात ख़त्म कर दो। मैं बोली और फ़ोन बंद कर दिया। मैं जानती थी अब तो वे लाजमी घर आएंगे, लेकिन क्या मुझे अब वाकई ससुर से माफ़ी मांगनी पड़ेगी? नहीं, हरगिज़ नहीं। मैं क्यों माफ़ी मांगूं? इस तरह तो वे हर बार कुछ ऐसा करेंगे जिसकी वजह से मेरा पति मुझसे झगड़े। नहीं, बस बहुत हो गया। अब मुझे ससुर के इस रवैये की वजह मालूम करनी ही होगी। मैं कोई भी इल्ज़ाम खुद पर बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब अगली सुबह जब ससुर कमरे में आए तो मैंने कोई भी सवाल ना किया और ना ही उन्हें देखना मुनासिब समझा। वे बस मोबाइल चार्जिंग से निकालते हुए बेटे के काम के बारे में बातें करते रहे और फिर चंद मिनटों बाद मोबाइल लेकर छत पर चले गए। नाश्ते के बाद पति ने जाते जाते मुझसे कहा कि मैं पापा से माफ़ी मांग लूं, तो मैं फ़ौरन हामी भर दी। यूं ही सारा दिन पापा आज भी छत पर ही बैठे रहे। एक दो बार चुपके से मैं भी छत के दरवाजे से ससुर को देख आई, लेकिन मुझे कुछ मालूम नहीं हो पाया कि वे मोबाइल पर क्या कर रहे हैं। इस इतनी धूप में मुझे ससुर के चेहरे पर एक चमक सी नज़र आई, जिसे देखकर मैं चौंक सी गई। दबे पाँव में चलती नीचे आई और दोबारा से काम में मसरूफ़ हो गई। शाम को जब पति घर आए तो उसका सबसे पहले सवाल माफ़ी का ही था और मैंने खाने के बाद पर टाल दिया और खाना लगाने की तैयारियां करने लग गई। थोड़ी ही देर में सब मेज़ पर आ चुके थे। खाना खाने से फारिग होकर मैंने चाय बनाई और सबके साथ ही बैठ गई। चाय पीते पीते मैंने 2 बार यूँ जाहिर किया कि मुझे एलर्जी की वजह से बैठना मुश्किल हो रहा है। साथ ही मैंने ससुर का चेहरा देखा जो अब मुझे ही देख रहे थे। तुमने दवा सही से लगाई भी है या नहीं? वही हुआ जिसका मुझे इंतज़ार था। ससुर बेचैनी से दवाई को पूछ रहे थे। मैंने ड्रामा करने के अंदाज से कहा कि जी पापा, लगाई थी, अभी जाकर फिर लगाती हूँ। मेरे कहने की देर थी कि ससुर ने मुझे चाय भी पूरी नहीं पीने दी
और कमरे में भेज दिया। कमरे में आने के थोड़ी देर बाद ही ससुर भी मोबाइल लेकर कमरे में आए और चार्जिंग पर लगा कर चले गए। मैंने कपड़े बदल लिए और दवा लगाए बगैर ही बाहर आ गई और एक नज़र कमरे से बाहर देखा। सास ससुर की और पति की आवाज़ें कमरे में से आ रही थी। मैं तेज़ी से मोबाइल की ओर बढ़ी और मोबाइल खोल कर देखा। जैसे ही मैंने मोबाइल खोल कर देखा तो मैं शर्म से पानी पानी हो गई। अंदर ही अंदर गुस्से का एक लावा उठा। मैंने मोबाइल चार्जिंग से निकाला और गुस्से से कांपती हुई ससुर के कमरे में दाखिल हुई। यूं अचानक दरवाज़ा खुलने की वजह से सब ने मेरी तरफ हैरानी से देखा, लेकिन सबसे ज़्यादा जिसे हैरत का झटका लगा वे ससुर थे, क्योंकि उसने मेरे हाथ में अपना मोबाइल देख लिया था। बिस्तर से उतरकर वे सख्त अंदाज में बोले कि मेरा मोबाइल तुम्हारे हाथ में क्या कर रहा है? शुक्र है पापा कि अभी मेरे तक हाथ में है, वरना अभी तक मैं इसे तोड़ चुकी होती। मैं इतनी ज़ोर से चीखी कि सास और पति हक्का बक्का मुझे देख रहे थे। क्या मतलब है तुम्हारा? क्यों तोड़ना है तुम्हें मेरा मोबाइल? ससुर हकलाते हुए बोला। ऐसा क्या देख लिया? तो मैं बोली, अच्छा वाकई, तो क्या दिखा दूं कि आपकी कितने घटिया काम किया है? आपने अपने ही बेटे की बीवी के साथ, शर्म नहीं आई आपको ये सब करते हुए? बकवास बंद करो अपनी, तुम फिर से बदतमीजी से बात कर रही हो। अब की बार पति भी गुस्से से बोले, मैं बकवास बंद करूं तो फिर इन्हें कौन रोकेगा? ये देखो अपने बाप का काम। आप कहते हैं मैं गलत हूं तो बताइए मुझे क्या ठीक है, मैं चुपचाप मान लूंगी। वीडियो का फोल्डर खोलकर मेरे पति के सामने किया तो ससुर ने मोबाइल छीनने की कोशिश की, लेकिन पति उससे पहले ही मोबाइल ससुर के छीनने से दूर कर चुके थे। जैसे जैसे वे वीडियो चलाते जा रहे थे, ससुर की हालत खराब होती जा रही थी। गुस्से से उसने मोबाइल जोर से दीवार पर मारा और एक नज़र अपने बाप पर डाली। बोले, पापा क्या है सब? बीवी है ये मेरी और आपकी बहू, बल्कि एक बाप का रिश्ता है इसका आपसे। मेरे पति की आवाज़ इतनी ऊंची और इतनी तेज़ थी कि ससुर कांप गए। बेटा मुझे माफ़ कर दे, खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दे, मुझसे गलती हो गई। एकदम से ससुर जोरों कतार रोने लगे और अपने बेटे के सामने हाथ जोड़ दिए। बेटा मैं अंधा हो गया था, मुझे माफ़ कर दे, मुझसे भूल हो गई। मैंने ये सब अपनी बहन की बेटी लाने की खातिर किया। मैं पहले दिन से ही चाहता था कि तेरी फुप्पो की बेटी को मैं तेरे लिए ब्याह कर ले आऊं, लेकिन तेरी माँ ने ज़बरदस्ती तेरी शादी अपनी बहन की बेटी से कर दी ताकि उसका भरम कायम रहे। मुझे ये लड़की शुरू दिन से ही पसंद नहीं थी। मैं चाहता था कि वे आए और तेरी फर्माबरदारी करे। ये पढ़ी लिखी थी, तुझे हमसे दूर कर देती, इसलिए मैं चाहता था कि जिसने 2 क्लास पढ़ी है वे आए, ताकि वे दब कर भी रहेगी और तुझे हमसे दूर भी ना करे। इस तरह से मेरी बहन का अरमान भी रह जाता। लेकिन तेरी माँ भी बहुत ज़िद्दी थी और उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और इसे ब्याह कर ले आई, और मैंने भी सोच लिया था कि इसको किसी भी हाल में यहाँ नहीं रहने दूँगा। बस इसलिए ही मैंने इसकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाया और बाकी फलों के साथ उसे एक फ़ल खिला दिया, जिसकी वजह से इसके पूरे जिस्म पर एलर्जी हो गई। फिर मैं इसी डॉक्टर के पास लेकर गया जो मेरा दोस्त था, जिसकी मदद से मैंने दवा की ऐसी जड़ी बूटियाँ मिला दी जिससे इसके ज़ख्म में जाए और उसे बांझ कर दे, ताकि तुम उसे तलाक दे दो और मेरी बहन की बेटी से शादी कर सको। बेटा मुझे माफ़ कर दो, गलती हो गई मुझसे, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, और बेटी तुम भी मुझे माफ़ कर दो। और मैं डर गया था कि उम्र के इस हिस्से में आकर अगर मुझे तेरी माँ छोड़ गई तो मेरा क्या होगा और बदनामी अलग हो जाएगी। लेकिन मेरे पति ने माफ़ तो नहीं किया और उसने बस बोलना छोड़ दिया। अब इसमें साल गुजर जाने के बाद ही मेरी कोई औलाद नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं जड़ी बूटियों ने असर दिखा दिया था और ससुर पछतावे के साथ कुछ नहीं कर सकते थे, जिसने अपने बेटी की खुशियां भेंट चढ़ा दी। पति का प्यार उस वाक़ये के बाद से कम होने की बजाय बढ़ गया और उसने मुझसे माफ़ी भी मांगी। उसने मेरा यकीन नहीं किया था, लेकिन आप सब सही थे। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमारे दिल में आज औलाद न होने का दुख ज़रूर था। महज रिश्ते बनाए रखने की वजह से औलाद की खुशियां नज़रअंदाज करके इस पर अपनी मर्ज़ी करना ठीक है? अपने ख्याल में ससुर ने जो किया गलत है। धन्यवाद दोस्तों।